पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून जमने की सलाहियत मुतासर होती है, यानी कि अगर आपको कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख़म है तो उसमें जो खून अगर रस रहा है तो वो जल्दी नहीं रुकता है। इस बीमारी में खून को एक मखसूस प्रोटीन यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मामूली चोट भी लगे तो ज़्यादा खून बहने का सबब बन जाता है। हेमोफीलिया आमतौर पे वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और ज़्यादातर मर्दों को मुतासिर करती है। इस बीमारी का मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन बाकायदा दवाइयों के साथ ये चीज़ ठीक हो सकती है। हमारे साथ माहिर अमराज़ खून हेमोफीलिया एक्सपर्ट डॉक्टर साकिब अंसारी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि हेमोफीलिया पाकिस्तान में किस शरह से ये है, यानी कि इसका रेट क्या है? ज़्यादा है, कम है, मर्दों में ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा है, किन में ज़्यादा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिज़ीज़ है जो जीनयाती तौर पे बच्चे में मुंतकिल होती है और ये लड़कों में ही ज़ाहिर होती है। और ये एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट है वो तो कोई 9,000 से 10,000 हैं पूरे पाकिस्तान में। मगर अगर अनरजिस्टर्ड पेशेंट का भी एक अंदाज़ा कर लें तो 22 से 23,000 पेशेंट शायद पूरे मुल्क में हों। अच्छा, जनाब। अच्छा, अच्छा, कुछ हमने क्लियर किया, कुछ आप भी क्लियर करें। एक आम तासुर तो यही है कि जब हमें चोट लगती है, जब खून निकलता है तो उसको जब ऑटो रिपेयर है, जब वो ऑटो रिपेयर हो जाता है उसके ऊपर एक परत आ जाती है काली-सी, तो दैट इज़ यू नो दैट इज़ द थिंग। लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट्स में ये सलाहियत नहीं होती है, जिसकी वजह से खून का रिसाव ज़्यादा होता है। यही ये तमाम तर चीज़ें, इससे अलावा भी कुछ चीज़ इसमें होती हैं? जी, एक तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि अवामुन्नास को तालीम देने के लिए आप लोगों ने इतनी अच्छी तालीम हासिल कर ली कि ऑलमोस्ट एक हेमेटोलॉजिस्ट के बराबर आपने आम और अरे नहीं सादा सर। फ़हम अल्फाज में एक आम आदमी तक वो बात पहुँचा दी, जो बहुत ही खुशाइंद है। यकीनन जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जो कोआगुलेशन फैक्टर्स यानी खून जमाने वाले ज़र्रात प्रोड्यूस करता है। इसको मेडिकल लिटरेचर में फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 12, 13 तक नाम दिए गए हैं। तो फैक्टर 8 और 9 की कमी मोस्टली पाई जाती है और इसको हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी कहा जाता है। और ये इनहेरिटेड और कॉन्जेनिटली इनहेरिटेड सारी बीमारियां इनहेरिटेड हैं। और इसमें इन खून के जमाने के ज़रात का, जिस तरह अक्सर एक अवामुन्नास में प्लेटलेट को बहुत अच्छी तरह जाना जाता है, डेंगू के बाद से मलेरिया में प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उन प्लेटलेट को चिपकाने के लिए जो सीमेंट का काम करता है ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 करता है। अगर ये फैक्टर 8 और 9 ना हो, आपके प्लेटलेट नॉर्मल भी हों और आप कितने ही प्लेटलेट लगा भी दें, वो कोई काम नहीं करेंगे और ब्लीडिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए फैक्टर 8 और 9 लाजमी है और ये जिगर में बनते हैं। और अगर जेनेटिकली ये नहीं है तो इनका रिप्लेसमेंट के तौर पे फैक्टर्स अवेलेबल हैं इंजेक्शंस की फॉर्म में। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जैसे किसी को पैदाइशी तौर पे डायबिटीज़ होती है, वो इंसुलिन लगाता है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। जैसे हमारे मशहूर क्रिकेटर का भी यही मामला है। जी। इसी जी तरह बिल्कुल। हीमोफीलिया का पेशेंट अगर अपने फैक्टर्स लगाता रहे, उसको अगर फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो तो ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। जबकि जो पाकिस्तान में फैक्टर्स महंगे होने की वजह से इनकी रसाई एक आम आदमी तक नहीं है, तो मजबूरी में हम गुज़श्ता 30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पीला खून यानी प्लाज्मा क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा की एक टाइप होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, वो जी। लगा के हम अपने मकासद हासिल करते हैं। इसके दो नुकसान हैं। एक तो उतनी क्वांटिटी में प्लाज्मा में हम फैक्टर्स नहीं पहुंचा पाते जितनी के फैक्टर्स के इंजेक्शंस के ज़रिए मरीज़ को मिल जाती है। और दूसरा नुकसान ये कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लाज्मा के ज़रिए अल्लाह न करे हेपेटाइटिस बी, सी और इस तरह के इन्फेक्शंस जी। बच्चों को लग सकें। अ, सो जी। इस वक्त जो करने का काम है वो गवर्नमेंट की सतह पे, एनजीओज़ की सतह पे, पर्सनल लेवल पे, ज़ाती लेवल पे कम तादाद है, अगर 10,000 भी मरीज़ हैं, इनकी अगर इंजेक्शंस की ज़िम्मेदारी ले ली जाए, उनके जी। पास वक्त के ऊपर अपने रेगुलर इंजेक्शंस, और जी। इमरजेंसी की सूरत में बच्चे को साइकिल से चोट लग गई, बच्चा सीढ़ी से गिर गया, टेबल से गिर गया, उसको अगर हम इंजेक्शंस प्रोवाइड कर दें तो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती जी डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये बीमारी जो है 1700 से चली चली आ रही है और सबसे पहले जो ख़वातीन में बीमारी देखी गई थी वो 1837 में एक रॉयल प्रिंसेस को हुई थी और वहाँ से पहली खातून थी जो आइडेंटिफाई हुई थी कि जी खातून को भी ये हो सकता है। और इस वक्त 2025 की जो इनकी थीम है उसमें भी यही मेंशन है कि गर्ल्स कैन लीड टू, तो अब गर्ल्स के ऊपर भी फोकस किया गया है।
मुझे सिर्फ ये समझ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है जी, तो इस वक्त मैं जल्दी से बताता हूं। आपने कहा कि जी आपने कहा कि मर्दों को ज़्यादा बीमारी होती है, औरतों को कम होती है, तो उसका रीज़न क्या है कि उस वक्त से अब तक ख़वातीन को तो बिल्कुल कम है लेकिन मर्द इसमें ज़्यादा मुतासर हुए हैं? मेन रीज़न क्या है? अच्छा देखिए, पाकिस्तानी माशरे में बहुत सी चीज़ें अब बहुत खुल के मीडिया पे नहीं कह सकते, क्योंकि लड़कियों को पहले ही बड़ा विक्टिमाइज़ किया जाता है कि जी बीमारियां लड़के के ज़रिए लगती है, और जबकि आप देखिए थैलेसीमिया और एक बीमारी जिसका भी आपने जिक्र किया कि लड़कियों में अगर हीमोफीलिया की तरह के सिम्टम्स हैं, ब्लीडर हैं, तो उस बीमारी को कहते हैं वॉन विलब्रांड डिजीज़। उसमें फैक्टर 8 भी कम होता है और वॉन विलब्रांड फैक्टर कम होता है, और वॉन विलब्रांड डिजीज़ मोस्टली माँ और बाप दोनों से बच्चों में आती है। तो बहुत सी चीज़ें मीडिया पे हम इसलिए मुहतात होकर गुफ्तगू करते हैं, और जो उसका क्लियर बात है वो यही है कि माँ के ज़रिए लड़कों को लगती है, और लड़कियों में जिस किस्म की हो सकती है उसका नाम थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी तक बात पहुँचनी चाहिए कि लड़कियाँ भी एक्सेसिव ब्लीडर हो सकती हैं वॉन विलब्रांड डिजीज़ में, और उसमें फिर वो जो फैक्टर कम होता है वो वॉन विलब्रांड फैक्टर कम होता है, और फैक्टर 8 जैसे लड़कों में लगाया जाता है इस तरह लड़कियों में वॉन विलब्रांड फैक्टर लगाया जाता है। ये तालीम देना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम डॉक्टर साकिब, और उम्मीद करते हैं इस बात से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।